हेलो फ्रेंड्स। आज हम पार्लियामेंट्री कमेटीज के जो भी स्टैंडिंग और एडहॉक कमेटीज होती हैं उन सभी का एक समायोजित वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको स्टैंडिंग कमेटीज और एडहॉक कमेटीज दोनों ही कवर्ड होंगे। सो आप इस कंप्लीट वीडियो को अगर आप एक बार में देख लेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। यदि इसकी ट्रिक चाहिए तो आपको शॉर्ट्स देख लेनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटीज को याद करने के लिए मैंने उसमें एक ट्रिक बनाई हुई है, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आपको चीजें थोड़ा आसानी से मिल सके। सो बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री कमेटीज की। तो दो तरीके की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? जो स्टैंड करती है, विच मीन्स वो एग्जिस्ट करती है, वो डिसॉल्व नहीं होती। हर साल में उसके मेंबर्स को चेंज किया जा सकता है बट वो एग्जिस्ट करती है। एडहॉक कमेटीज होती हैं किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, वो उद्देश्य पूरा हुआ और इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। पहले हम एडहॉक कमेटी के बारे में बात कर लेंगे, छोटा टॉपिक है। इस ये दो प्रकार की होती है, इंक्वायरी कमेटी और दूसरी होती है एडवाइजरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी का काम होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं, बोफोर्स घोटाला हुआ था तो उसकी इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाई गई थी, वो थी एडहॉक कमेटी विच वाज इंक्वायरी कमेटी। एक होती है एडवाइजरी कमेटी, जहां पे एडवाइस चाहिए होते हैं, किसी पर्टिकुलर बिल पे एडवाइस चाहिए होता है, कोई टेक्निकल, जहां पे एक्सपर्ट्स की थोड़ी जरूरत होती है, उनकी एक टीम बना दी जाती है। जनरली जुडिशरीज को ऐड करके जुडिशरी मेंबर्स को वहां पे एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल लोकपाल बिल के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी ताकि वो सदन को थोड़ा सा उस बारे में अपनी सलाह दे सके, रिकमेंडेशन दे सके। फिर अब बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटीज की, जो कि 6 प्रकार की होती है। इसके जो हमने लिस्ट दे रखी है वो तो रैंडम है, बट एक्चुअली में इसको याद करने की जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से है कि एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है, वो अपने डे टू डे बिजनेस पर गया हुआ है और उसके घर पर, हाउस पर फिनेंस यानी कि कैश मिला। कैश मिलने के बाद उसकी स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी होने के बाद में फिर उस पर इंक्वायरी बैठी। ये अभी रिसेंट में एक वारदात या एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसमें कि एक बड़े पद पे जो आसीन एक पर्सन, एक पर्सनालिटी के घर पे वो कुछ कैश मिला था। सो बेसिकली उस कैश के मद्देनजर मैंने ये ट्रिक बनाई है ताकि आप लोग को आसानी से वो चीजें कैच हो सके। सो डीआरएससी यानी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, तो यहां से मैंने लिया है डिपार्टमेंट। दूसरा है डे टू डे बिजनेस, तो यहां से लिया है डे टू डे बिजनेस के लिए डिपार्टमेंटल का डिपार्टमेंट एम्प्लॉय गया। तीसरा है हाउस कीपिंग, यहां से हमने लिया है हाउस, फाइनेंस से लिया है कैश, स्क्रूटनी कंट्रोल से स्क्रूटनी और इंक्वायरी से इंक्वायरी। सो बेसिकली ये ट्रिक आप इसको देख सकते हो कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय अपने डे टू डे बिजनेस के लिए गया हुआ था और उसके हाउस पर फाइनेंस यानी कैश मिला जिसकी स्क्रूटनी हुई और फिर उस पर इंक्वायरी हुई। अब हमने जो कि ये स्टैंडिंग कमेटीज हमने समझ लिया है, इसके बाद अब हम इसको एक एक करके बाइफरकेट करते हैं। डीआरएससी पूरे 24 काउंट में होती है, 24 होती है, जिसमें 16 आपकी लोकसभा के लिए के अंडर काम करती हैं और 8 आपकी राज्यसभा के अंदर काम करती हैं। हर एक जो डीआरएससी यानी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, 21 आपके लोकसभा से और 10 आपके राज्यसभा से होते हैं। डीआरएससी का मेन काम होता है, जब बजट पास हो रही की प्रोसेस चल रही होती है, जब पार्लियामेंट में बजट पेश हो चुका होता है, उस पर 4-5 दिन डिस्कशन हो चुकी होती है, उसके बाद 4 से लगभग 3 से 4 हफ्ते का समय डीआरएससी को दिया जाता है। हर एक डीआरएससी को एक मंत्रालय दिया गया होता है जिसके ऊपर बैठी होती है और उसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो कभी भी किसी से भी मांग सकती है, चाहे वो मंत्री हो, उस डिपार्टमेंट, उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड, या कोई ब्यूरोक्रेट हो। और ये सारी जो उसको पावर्स दी गई वो इसलिए दी गई ताकि वह जो पर्टिकुलर मंत्रालय है, जब गवर्नमेंट से अपनी डिमांड फॉर जो ग्रांट फॉर डिमांड्स हैं, जब वो रखता है, तो उस पर वो प्रॉपर तरीके से देख रेख कर सके कि कहीं इसमें कोई अनियमितता तो नहीं है, जरूरत से ज्यादा तो नहीं है, इसमें एक अकाउंटेबल डिमांड हुई है नहीं हुई है, अननेसेसरी कोई बात तो नहीं रखी गई है इसमें। वो सारी चीजें डीआरएससी देखती है। डीआरएससी अपने अपने मंत्रालयों की जांच करके और उसके बाद में इसको पार्लियामेंट को सौंपती है। क्यों सौंपती है? इसका सौंपना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी रिपोर्ट सबमिट करते ही वहां पर डिमांड्स फॉर ग्रांट है, वो वहां पर पास होता है, यानी कि उसका प्रस्ताव आता है, उस पर वोट होता है। अब हर एक मंत्रालय का अपना एक स्पेसिफिक चुनाव, मतलब बेसिकली वोटिंग होती है, जिसको इंडिविजुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट देकर के अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। सो मंत्रालयों का वो जो डेटा है, वो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास पहुंचेगा ही नहीं, तो वो अपना ये डिसीजन लेंगे कैसे कि मतलब किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने पैसा सही मांगा है, नहीं मांगा है, या कम मांगा है, जो भी चीजें हैं वो उनको कैसे पता चलेगी? तो उनको पता चलती है डीआरएससी से। डीआरएससी को मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। आप देख सकते हो 24 काउंट में है, 31 हर एक में है, तो 24 into 31 अगर आप करोगे तो एक अच्छी खासी संख्या आपको देखने को मिलेगी। एक बात और है कि ये जो कमेटी होती है, ये स्पेसिफिकली जो है बजट के प्रेजेंट होने के बाद के 4 दिन डिस्कशन के बाद के जो 3 से 4 हफ्ते का समय होता है, ये उसी में स्पेसिफिकली अपना काम करती है। फिर अब बात करते हैं डे टू डे बिजनेस कमेटी की। जो डे टू डे बिजनेस कमेटी है, इसका जो उद्देश्य होता है वो सदन के जो डे टू डे जो बिजनेस कंडक्ट होते हैं उसको कंप्लीट करना, उसमें जो जो चीजें उनकी देखरेख करना। जैसे एक होता है कि जैसे मतलब टाइमलाइन के लिए डिपेंड बनाई गई है, जैसे जिसको बोलते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मतलब ये होता है कि वो आपको टाइमलाइन बता देती है, वो आपको शेड्यूल बता देती है कि भाई कितने बजे शुरू होगा,
किन किन टॉपिक्स पे डिस्कस होगा, किन पे नहीं होगा, प्रायोरिटी तय कर देती है, किस पे पहले होगा, किस पे बाद में होगा। ये सारी चीजें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। दूसरी डे टू डे बिजनेस कमेटी के अंतर्गत एक कमेटी आती है, इसको रूल कमेटी बोलते हैं। जो भी सदन है, सदन में यदि कोई भी रूलिंग या कोई ऐसा कन्वेंशन है जिसकी वजह से कार्य में बाधा आ रही है, उसको सही करने की, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो उसकी जो प्रोसेस होती है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कह लीजिए, सिंपल प्रोसेस कह लीजिए या कागजी प्रोसेस कह लीजिए, उसको ये कंप्लीट करती है रूल कमेटी। इसके बाद डे टू डे बिजनेस कमेटी में आता है एक कमेटी जो कि प्राइवेट मेंबर्स के बिल्स और रेजोल्यूशन पे काम करती है। प्राइवेट मेंबर हर उस मेंबर को बोलते हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी का हो या फिर विपक्ष का हो। प्राइवेट मेंबर हर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो मंत्री नहीं है, उसके पास कोई मंत्रालय नहीं है, और मतलब बेसिकली वो एक मिनिस्टर के तौर पे नहीं है। अब अगर वो कोई बिल लाता है या कोई रेजोल्यूशन लाता है, तो उसको सदन में रखना है, कब रखना है, नहीं रखना है, ये चीजें डिसाइड करती है वो कमेटी, दैट इज फॉर प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन। एक चौथी आपकी डे टू डे बिजनेस की कमेटी है, आमतौर पर अमूमन देखने को मिलता है, सांसदों को छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, तो वो सांसदों की जो एब्सेंस है, जो लीव्स हैं, उनको वो टैकल करती है। अब हम दो कमिटीज कवर कर चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, तीसरी पे आते हैं हाउस कीपिंग कमेटी। हाउस कीपिंग नाम से पता चलता है, एक तो ये हाउस मैनेजमेंट यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रहने बहने का सारा व्यवस्था रहती है। एक होती है जनरल टॉपिक के लिए, जनरल, जिसमें कि कोई भी कमेटी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब किसी भी कमेटी के अंदर उसका कोई पावर या मतलब कोई भी गाइडेंस या गाइडलाइन कुछ है ही नहीं। तो ऐसे टॉपिक्स को हैंडल करती है हाउस कीपिंग कमेटी। इसके अलावा लाइब्रेरी, कंप्यूटर और भी जो एमिनिटीज होती हैं, उनका ये देखरेख करती है। चौथे नंबर पे है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिसके अंतर्गत तीन सब कमेटीज आती हैं। एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक होती है एस्टिमेट कमेटी, और एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसका जो चेयरपर्सन बनाया जाता है वो जनरली विपक्ष का बनाया जाता है। वो जरूरी नहीं कि विपक्ष का कोई लीडर हो, लेकिन ये जरूर है कि वो विपक्ष से ही बनाया जाता है। ये कन्वेंशन है जिसको फॉलो करते हैं, ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहे। बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है, सरकार ने बजट पेश किया, अपने कुछ एस्टिमेट्स बताए थे कि हमारी इतनी अर्निंग होने वाली है और हम इतना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। उसकी ग्रोथ रिपोर्ट आती है एक साल बाद, कैग की रिपोर्ट आती है, कैग बताती है कहां कहां कितना पैसा गया, कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये सारी चीजें बताती है। तो ये सारी चीजें जब कैग अपनी रिपोर्ट करती है, तो उस कैग की रिपोर्ट पे, और खुद भी पब्लिक अकाउंट कमेटी को इतनी सारी पावर्स होती है कि वो किसी भी मंत्रालय से अपना जवाब मांग सकती है, किसी भी मंत्रालय के किसी भी ब्यूरोक्रेट को अपने सामने हाजिर होने को बोल सकती है, और उसका काम है कि इस चीज से पार्लियामेंट को अवगत कराना। पार्लियामेंट को एक बार वो अवगत कराती है, जिसके बाद में यदि सरकार की कोई आलोचना या इस तरीके का कोई चीज है जो इंप्रूव करनी है गवर्नमेंट की वर्किंग में, या आने वाले नेक्स्ट बजट में जिसके लिए सावधान करना है, या उनके तथ्यों को काउंटर करना है, तो उसके लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद आते हैं एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी का मेन बेसिकली काम क्या होता है कि जब आप डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब मिनिस्ट्रीज की आ जाती हैं, तो उनको जो डिमांड उनकी फुलफिल होने वाली है, यानी जो गवर्नमेंट उनके लिए पैसे रेज करने वाली है, ठीक उससे पहले, यानी पैसे रिलीज करने से पहले, उनके लिए एक्सपेंडिचर से पहले, एस्टिमेट कमेटी कंटिन्यूअस गवर्नमेंट के टच में रहती है। और वो क्या करती है कि मंत्रालयों में कुछ स्पेसिफिक मंत्रालयों को चेक करती है और बताती है कि भाई यहां से आप अपने काम को थोड़ा सा एफिशिएंट कीजिए, ये काम आपका कम पैसे में भी हो सकता है, इसके लिए इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो एक प्रकार की एडवाइजरी कमेटी आप इसको मान सकते हो, जिसमें सलाहें देती हैं। और एस्टिमेट कमेटी बेसिकली गवर्नमेंट को बताती है कि कोई काम कब में हो सकता है, नहीं हो सकता, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। सो एस्टिमेट कमेटी का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट कमेटी इज कनेक्टेड टू द एफिशिएंसी, एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द अकाउंटेबिलिटी। और सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करती है कि भाई ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कराना और आपने कराया कि नहीं कराया। अच्छा, एक होती है फाइनेंस कमेटी के अंतर्गत तीसरी और लास्ट कमेटी है, वो है पब्लिक कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जितने भी आप पब्लिक अंडरटेकिंग्स देख रहे हो, ये बैंक हो गए या जो भी डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपनीज हो गई, जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, उनके उसमें 100% शेयर्स हैं, उन सभी को ये जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, ये आपकी निगरानी रखती है, और इनके जो अपडेट्स हैं, इनके प्रॉफिट लॉस, इन सारी चीजों का जो रियल डेटा है, उसको एक्सेस कर सकती है। उनके जो अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे कंसल्ट कर सकती है, और इसकी भी रिपोर्ट वो हाउस को प्रोवाइड कराती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। अब बात करते हैं पांचवी कमेटी की, जो कि स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। बेसिकली इसका काम दो तरीके की स्क्रूटनी करना है, तो जिसको सबऑर्डिनेट बिल कमेटी भी बोलते हैं। सदन में यदि कोई बिल आया हुआ है, यानी पार्लियामेंट में कोई बिल पास होने के प्रोसेस में है, तो उसको ये स्क्रूटनी करती है कि वो दायरे में है कि नहीं है। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, दो चार को छोड़ करके। तो ऐसे में वो ये तय कर लेती है कि कहीं अपने दायरे से बाहर तो नहीं जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कानून बनने के बाद न्यायपालिका द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। तो उस चीज को ये सुनिश्चित करती है कि ऐसी कोई चीज ना आने पाए, और सभी जो भी कानून है वो नियम और चीजों के दायरे में बने। दूसरे तरीके की जो स्क्रूटनी होती है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एश्योरेंसेस कमेटी। ये क्या करती है, जो भी मंत्री हैं वो किसी भी तरीके के झूठे वादे न देने पाए। यदि कोई वादा दे रहे हैं तो वो उसको पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये इस पे निगाह बनाए रखती है, और इसकी भी रिपोर्ट करती है सदन में, ताकि जो डिस्कशन है उसका ये हिस्सा बन सके और मंत्रियों की जो अकाउंटेबिलिटी वो सुनिश्चित की जा सके।
छठवीं कमेटी का नंबर आता है, दैट इज द कमिटी फॉर टू इंक्वायर। कमिटी टू इंक्वायर बहुत ही यूनिक कमेटी है। इसका बेसिकली तीन तरीके का काम होता है। एक होता है ये पिटिशंस पे काम करती है, दूसरा ये आपकी एथिक्स पे काम करती है, और तीसरा ये काम करती है प्रिविलेजेस पे। जो आपका पिटिशंस पे काम है, जो संसद में हमें पता है कि जो आपके लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों में ही पिटिशंस दायर की जा सकती हैं। आम आदमी भी कर सकता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कर सकता है। आम आदमी करता है तो जनरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको रिकमेंड करके भेजता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है। बट यस, ये जो आपके पिटिशंस वाला जो मैटर है, इसको देखता है जिस भी सदन, यानी कि राज्यसभा में गया है तो राज्यसभा उसको देखेगी, लोकसभा में गया है तो लोकसभा उसको देखेगी, और वही तय करेगी कि इसको कंसिडर करना है नहीं करना है, जो भी उसको करना है। सो पिटिशंस पे ये काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि सन 2023 में मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कुछ रिकमेंडेशंस देने के लिए एक पिटिशंस दी गई थी। उस पिटिशन पे सदन में कार्यवाही भी हुई थी राज्यसभा में, और जिसके बाद जो भी मतलब लीगल प्रोसेस है वो पूरी की गई थी। अच्छा, दूसरे तरीके की जो इंक्वायरी कमेटी होती है, एक तो होगी पिटीशन, दूसरी होती है आपकी एथिक्स। आपको याद होगा महुआ मोइत्रा जी का एक केस था, जिसमें कि किसी बाहर आउटसाइडर पर्सन ने उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रेडेंशियल थे उनका यूज करते हुए कुछ कैश फॉर क्वेरी टाइप का इशू था, जिसमें पैसे लेकर प्रश्न पूछने का आरोप लगा था। उस पर उन पर कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई एथिक्स कमेटी ने ही की थी। ये कमिटी टू इंक्वायर सेक्शन के अंतर्गत आने वाली एथिक्स कमेटी ही थी। अच्छा, ये दो चीजें हमने एग्जांपल समझ ली। अब तीसरी जो कमेटी होती है वो होती है कमेटी फॉर प्रिविलेजेस। कमेटी फॉर प्रिविलेजेस का काम होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं जो कि गाइडलाइंस और रूल्स में होते हैं, उनका कहीं से हनन किसी दूसरे एमपी के द्वारा या सदन की जो अवमानना है ऐसा ना होने पाए, इन सारी चीजों की निगरानी रखती है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। आशा करता हूं आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज का एक अच्छा खासा पिक्चर मिल गया होगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, आप प्लीज कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।